हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अब हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस के रिवीजन और चैप्टर है हमारा स्टाफिंग। इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमने पूरा चैप्टर स्टाफिंग को कवर किया था 30 मिनट्स में। तो अगर आप उसे 2x की स्पीड पे भी देखोगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो वीडियो देख ली तो अब हम स्टार्ट करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इतना कर लिया तो समझो स्टाफिंग चैप्टर से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम लोग। और सबसे पहली चीज, केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका है, एक ट्रिक है, वो समझो। आप पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को रीड करना। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना, क्योंकि आपको ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई चैप्टर कौन सा है। पहले यही तो समझो कि कौन सा चैप्टर की केस स्टडी है। तो जब क्वेश्चंस पढ़ लोगे ना तो कई बार क्वेश्चन से ही आइडिया मिल जाता है कि कौन सा चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन से भी हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ये नीचे जो पार्ट्स के मैंने ये पढ़ते हैं, अभी केस नहीं रीड कर रहे। ठीक है, देखो फर्स्ट लिखा है हमारे पास, name the process and steps in the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job discussed above। अब आपको यहीं से पता चल गया है, इसने बोल दिया है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग चूजिंग द बेस्ट पर्सन। क्या ये सिलेक्शन की बात कर रहा है? आपको पता है एग्जैक्ट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, डेफिनेशन बता दी है, सिलेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, और लिखा गया है नेम द प्रोसेस, आपको प्रोसेस बताना है जो हमने बता दिया सिलेक्शन एंड स्टेप्स इन द प्रोसेस। अब स्टेप्स कौन से डिस्कस किए गए हैं वो आपको एक केस पढ़ के समझ में आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस विच कैन बी सब्सिक्वेंटली परफॉर्म। जो स्टेप्स इसमें डिस्कस हुए उसके आगे के 3 स्टेप्स और बताने। अच्छा, प्रोसेस हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सिलेक्शन है, बाकी चीज कहाँ से आएगी जब हम ये पूरा केस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको पता है ये स्टाफिंग चैप्टर से ही क्वेश्चन है, बट एग्जाम में तो पूरे सिलेबस से आएगा ना। तो अगर आप क्वेश्चंस रीड करोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर की केस स्टडी है, उसके बाद इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लिखा है हमारे पास, इन एन इंटरव्यू विद अ लीडिंग न्यूज चैनल, मिस्टर राकेश बत्रा, द सीईओ ऑफ गेट माई जॉब, एक कंपनी है, ठीक है, has suggested that the companies which want more and more people to apply for jobs in their organization should make the process of for applying for jobs easier and candidate friendly। तो बेसिकली यहाँ पे जॉब्स के अप्लाई करने के लिए बात हो रही है, तो रिक्रूटमेंट। ठीक है, देन इट इज फॉर दिस रीजन ही सेड that most progressive companies today have a short application process। Okay, he also said that the application form filled by the candidate is very important as it is the information supplied in the application form। तो बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो रही है। हमें पता है कि पूरा प्रोसेस सिलेक्शन है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में सिलेक्शन प्रोसेस को ही डिस्कस किया है, इस पूरे केस में सिलेक्शन के बारे में ही डिस्कशन हुआ है और लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका एक कीवर्ड है यहाँ पे। अच्छा, which helps the manager in eliminating unqualified and unfit job seekers। ठीक है, the company can create a mechanism that attempts to measure certain characteristics of individuals like aptitude, manual dexterity and intelligence to personality। तो basically application form की बात हुई है। यहाँ पे आपने क्या किया है, एक इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट्स की बात करी है। देन द कैंडिडेट में देन बी कॉल्ड फॉर एन in-depth interview or sorry conversation to evaluate their suitability for the job। तो यहाँ पे एक इन डेप्थ कन्वर्सेशन की भी बात हुई है। 3 चीजें आपको यहाँ से मिल गई, देखो आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की बात हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की। पहला देखो आपसे पूछा है नेम द प्रोसेस, हमने बता दिया सिलेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद कौन से स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं इस केस स्टडी में वो आपको बताना है। तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, वहीं से पता चल जाता है किन्हें सिलेक्ट करना है और किन्हें रिजेक्ट करना है। तो वही चीज इसमें लिखी है। उसके बाद हमने देखा द कंपनी कैन क्रिएट अ मैकेनिज्म दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अलग अलग टेस्ट लेती है एक तरह से, ताकि वो एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को जज कर सके, उसका एप्टीट्यूड, उसका इंटेलिजेंस, उसका मैनुअल डेक्सटेरिटी, बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्किल्स की। ठीक है, पर्सनालिटी की। तो क्या ये सिलेक्शन टेस्ट की बात हो गई? यस, सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है,
ये भी हो गया। उसके बाद द कैंडिडेट में देन बी कॉल्ड फॉर एन इन डेप्थ कन्वर्सेशन। इन डेप्थ कन्वर्सेशन यानी कि वही फेस टू फेस कन्वर्सेशन। तो ये बात कर रहा है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की। देखो कितना इजी था, हमने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सा प्रोसेस है, सिलेक्शन। उसके बाद तो आपको स्टेप्स बताने और यही कीवर्ड्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, इन डेप्थ कन्वर्सेशन, जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। और ये तीन हो गए स्टेप्स। ये है आपका ए पार्ट का आंसर, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है, सेकेंड पार्ट है, ऑल्सो एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस विच कैन बी सब्सिक्वेंटली परफॉर्म बाय द कंपनी। अब आपने 3 स्टेप्स तो बता दिए सिलेक्शन के, उसके आगे के 3 स्टेप्स आपको और बताने। अब इसके लिए आपको सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए, अगर नहीं याद तो भाई नहीं कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे रिवाइज करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला आता है आपके पास प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। सेकेंड सिलेक्शन डिसीजन, सॉरी सिलेक्शन टेस्ट। थर्ड है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। देन आपके पास आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिलेक्शन डिसीजन, ठीक है। देन मेडिकल एग्जाम, इसके बाद जॉब ऑफर, और लास्ट आता है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सही है, ये याद होना चाहिए आपको। तो 3 स्टेप्स बताने थे इसके आगे के, तो सबसे पहला आपको पता है कौन सा आएगा, यहाँ तक हो गया। तो ये तीनों स्टेप्स आपका बी पार्ट का आंसर बन जाता है, जिन्हें आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, जो कि आपको बुक से अच्छे समझ के फिर आप लिखोगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये 2022 इसी ईयर का जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसी का क्वेश्चन है, और बहुत इजी है, आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। क्लियर। तो सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करना, उसके बाद आप केस बेस्ड जो आपका केस है उसे रीड करना, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है सृजा रन्स एन एनजीओ, Srija runs an NGO under the name Sarthak in Delhi, ठीक है। The organization is engaged in offering waste paper recycling services to all kinds of institutions in the Delhi NCR region। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मकसद है कि वो वेस्ट पेपर को रिसाइकल करता है, ठीक है। It also manufactures custom made paper stationery out of recycled paper in order for the interested institutions at a very competitive price. Okay, the website of Sarthak provides a link to a career site wherein the people desirous of joining the NGO can use simple job search to find the right opportunity for themselves. अच्छा, हमें कुछ समझ नहीं आया तो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखो, आइडेंटिफाई द 2 सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सबसे पहले आपको बता दिया रिक्रूटमेंट से ये क्वेश्चन है, और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज बताने हैं। अच्छा, कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ। तो आपको पता चल गया कि एक तो आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ये केस है, 2 सोर्सेज आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो द वेबसाइट ऑफ सार्थक प्रोवाइड्स अ लिंक टू अ करियर साइट, मतलब कि एक वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड करती है जो ऑर्गेनाइजेशन है, wherein the people desirous of joining the NGO can use simple job search to find the right opportunity for themselves, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपको यहीं से मिल जाएगा कि जो सार्थक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक लिंक प्रोवाइड कर रही है करियर साइट, जो कि एक वेबसाइट है, सो दैट जितने भी लोगों को रिक्वायरमेंट है जॉब की वो उस वेबसाइट पे विजिट करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 2 सोर्सेज की बात करें तो ए पार्ट का आंसर पहला सोर्स आएगा यहाँ पे वेब पब्लिशिंग, है ना। वेब पब्लिशिंग में हम बात करते हैं वेबसाइट्स की, ठीक है। इसमें जो आप लाइन कोड करोगे वो यही होगी, दी वेबसाइट से लेके themselves तक, ठीक है। ये आप लाइन कोड करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद 2 सोर्सेज बोलती हैं, एक हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा the NGO also keeps a database of unsolicited applicants in the office so that job seekers may be notified of future opportunities when they arise। तो ये एक कीवर्ड है, यहीं से आपको पता चल गया होगा कि सेकंड सोर्स कौन सी है, कि जो एनजीओ है वो एप्लीकेंट्स का डेटाबेस मेंटेन करके चलता है कि अगर फ्यूचर में जॉब वैकेंसीज निकलती हैं
तो उन्हीं एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अब ये कौन सी सोर्स है ये आपको पता होगा, कैजुअल कॉलर्स, ठीक है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इस तरह का केस आएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप लाइन कोड कर दोगे, सही है। तो दो सोर्सेज हमने आइडेंटिफाई करा, एक वेब पब्लिशिंग और दूसरा कैजुअल कॉलर्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट है क्वेश्चन में, लिस्ट एनी टू वैल्यूज दैट सृजा वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। तो आप लिख सकते हो कि देखो रिसाइकलिंग पेपर है ना, तो ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि सोसाइटी के टुवर्ड्स एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये चीज इसमें लिख सकते हो, कोई भी दो वैल्यूज आपको लिखनी है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो ये सब आप लिख सकते हो अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। दो केस स्टडी हमने कर ली, ओके। थर्ड है, Mrs. Raj Lakshmi is working as the human resource consultant in the firm that manufactures cosmetics. तो cosmetics manufacture करने का काम है, which is facing a problem of high employee turnover. Employee turnover मतलब कि जो employees हैं वो बहुत जल्दी फर्म छोड़ के जा रहे हैं। The CEO of the company has invited suggestion from her for retaining the talented employees and reducing the employee turnover. तो CEO जो है उन्होंने राज लक्ष्मी से ही कुछ सजेशंस मांगे हैं कि आप बताओ कि किस तरह हम जो एम्प्लॉय टर्नओवर है उसे कम कर सकते हैं। Mrs. Raj Lakshmi recommends that the good employees be rewarded in a way that it creates a feeling of ownership among the employees and at the same time makes them contribute towards the growth of the organization, ठीक है। फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द इंसेंटिव एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। हमें ये पता चल गया इंसेंटिव बताना है। अब देखो इंसेंटिव अगर हमें बताने हैं, आपको इंसेंटिव बताने हैं। आई एम सो सॉरी गाइस, ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ये हमने गलती से डायरेक्टिंग चैप्टर से ले लिया है ना। इंसेंटिव्स तो हमने मोटिवेशन में पढ़े थे, बट कोई बात नहीं, चलो अब इसको भी हम कर ही लेते हैं अगर स्टार्ट कर लिया तो। बाकी डायरेक्टिंग चैप्टर के अलग से केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, चलो कोई बात नहीं, अब इसमें आ ही गया है तो कर लेते हैं। आपको इंसेंटिव बताना है। अब इंसेंटिव दो तरह के होते हैं, हमको पता है, ठीक है। एक फाइनेंशियल, दूसरा नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। इंसेंटिव्स दो तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल, दूसरा नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है, उनका टाइप बताना है, ठीक है, कि फाइनेंशियल में कौन सा है या नॉन फाइनेंशियल में कौन सा है। तो देखो लिखा है यहाँ पे, Mrs. Raj Lakshmi recommends that the good employees be rewarded in a way that it creates a feeling of ownership. ओनरशिप की बात हो रही है। देखो ओनरशिप की अगर बात हो रही है तो हमें पता है कि ये हमने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंसेंटिव में पढ़ा था। ओनरशिप की बात होती है को पार्टनरशिप में, याद करो, को पार्टनरशिप या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसका मतलब क्या था कि आप अपने एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दे रहे हो एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट वैल्यू, ठीक है, जिससे वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बनेंगे एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो जिससे एम्प्लॉयज ओनरशिप होल्ड करेंगे, ठीक है ना। तो राज लक्ष्मी ने यही एक आइडिया दिया है कि आप इस तरह की चीज दो एम्प्लॉयज को, सो दैट उनके अंदर कहीं ना कहीं ओनरशिप वाली फीलिंग आए। तो यहाँ पे जो इंसेंटिव की बात हो रही है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है। उसके अंदर कौन सा टाइप है, तो मैंने आपको बताया को पार्टनरशिप है, ठीक है, सही है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी अदर टू इंसेंटिव्स ऑफ द सेम टाइप। इसी टाइप के यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव के आपको और दो एग्जाम्पल देने, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। आप प्रोडक्टिविटी लिंक वेज सिस्टम लिख सकते हो, बोनस लिख सकते हो, आपके पास रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपने पढ़ा है परक्विजिट्स होते हैं, तो वो सभी आप लिख सकते हो सेकेंड बी पार्ट आंसर में, ठीक है। ये क्वेश्चन था डायरेक्टिंग चैप्टर से, गलती से मैंने इसमें स्लाइड में लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, हमने कर लिया अच्छे से रिवीजन, ये भी हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेम द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। आपको रिक्रूटमेंट के मेथड्स बताने, ठीक है। A company gets applications on and off even without declaring any vacancy. तो लिखा है हमारे पास, a company gets applications on
and off even without declaring any vacancy. However, as and when the vacancy arises, the company makes use of such applications. मतलब कि कंपनी को जब भी वैकेंसी निकलती है कंपनी में तो वो उन्हीं एप्लीकेशंस का यूज करती है। अब जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उन्हें पता चल गया होगा कि फर्स्ट पार्ट में ये बात कर रहा है कैजुअल कॉलर्स का, ठीक है, कि उन्हें एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, कैजुअल कॉलर्स का मतलब ही क्या है कि आपने पहले जो एम्प्लॉइज का इंटरव्यू वगैरह लिया बट ड्यू टू आपके पास तब जॉब वैकेंसी नहीं थी तो आपने उनका डेटाबेस मेंटेन करके रखा है, बट जब फ्यूचर में जॉब वैकेंसी अराइज होगी तो आप उन्हीं डेटा का उन्हीं एप्लीकेशंस का यूज करोगे सिलेक्शन के लिए। वो थे कैजुअल कॉलर्स। ओके, सेकंड पढ़ो, कैजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स when there is a rush of order or when some permanent workers are absent। बात हो रही है यहाँ पे अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए जब वैकेंसीज अराइज होती हैं। अब याद करो रिक्रूटमेंट में वो कौन सा एलिमेंट था जिसमें हम अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो वो था हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड अगर मिल जाए तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद थर्ड, recruitment by which most of the senior positions of the industry as well as commerce are filled। कौन से टाइप के रिक्रूटमेंट से आप एक इंडस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर पोजीशंस को फिल करते हो। अब ये लाइन एनसीईआरटी में एग्जैक्ट है और इसका आंसर है एडवर्टाइजमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब जिन बच्चों ने एनसीईआरटी रीड करी होगी वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे क्वेश्चन देख के कि इसका आंसर है क्या, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी रीड नहीं करी है तो भाई एक बार एटलीस्ट एक बार रीड कर लो, ठीक है। गूगल से पीडीएफ डाउनलोड करके रीड कर लो क्योंकि एनसीईआरटी से एग्जैक्ट सेम टू सेम लाइन आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में मिलेगी, ठीक है। और जिन्होंने एनसीईआरटी रीड करी है उन्हें समझ में आ गया होगा कि कितने इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो रीड करो, बहुत कंपल्सरी है बीएसटी में तो एनसीईआरटी रीड करना, उसके बिना कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट लाइन आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, जिन्होंने पढ़ी उन्हें पता है। ये वाली लाइन आपको सिमिलर सेम लाइन मिलेगी, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, Anjana Chemicals is looking for qualified and talented people to apply for vacant jobs in the organization। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं एक बारी। Which type of recruitment should the company depend upon? किस टाइप के रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। तो आपको पता है रिक्रूटमेंट दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। उसके बाद विच टाइप ऑफ टेस्ट शुड बी कंडक्टेड डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू सूट देयर नीड। आपको टेस्ट बताना है। तो यहाँ पे सिलेक्शन टेस्ट की बात होती है, सिलेक्शन टेस्ट भी हमने बहुत सारे पढ़े तो वो आपको देखना होगा। उसके बाद विच स्टेज इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज हाईलाइटेड आफ्टर द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद कौन सा स्टेप या कौन सा स्टेज डिस्कस किया गया है। अब आपको पता है रिटन टेस्ट यानी कि सिलेक्शन टेस्ट है ना, सिलेक्शन टेस्ट ही तो होता है रिटन टेस्ट। उसके बाद कौन सा स्टेज आता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। देन व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज गिवन टू द कैंडिडेट्स, कौन सी ट्रेनिंग, तो वो आपको बताना है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। Anjana Chemicals is looking for qualified and talented people to apply for vacant jobs in the organization। ठीक है, तो ये कीवर्ड है एक तरह से आपके पास, अगर आप देखो qualified and talented people, ठीक है। With the passage of time, the organization has learned a lot with its experience. It knows when it goes for final selection of candidates. Final selection of candidates, it will have to design different tests। जब कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना होगा तो कुछ टेस्ट लेने होंगे। अच्छा, सिलेक्शन टेस्ट की बात हो रही है। They want to test the employees on the basis of their learning and decision making ability। वो टेस्ट किस बेसिस पे करना चाहते हैं कि कैंडिडेट्स की लर्निंग, उनका लर्निंग का बेसिस क्या है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, तो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बात कर रहा है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्यों, क्योंकि ये जो कंपनी है अंजना केमिकल्स, ये क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड पीपल के लिए जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, है ना, जो कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का पार्ट बनता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमने आंसर कर दिया।
उसके बाद सेकंड था विच टाइप ऑफ टेस्ट, देखो यहाँ पे लिखा है सीधा सीधा, दे वांट टू टेस्ट द एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, 5 टाइप के टेस्ट थे। एक इंटेलिजेंस, दूसरा एप्टीट्यूड, ट्रेड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। तो उनमें से कौन सा टेस्ट है ये? आपको पता होना चाहिए कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लर्निंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सब आता है इंटेलिजेंस टेस्ट में। ओके, थर्ड था हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले द कंपनी वांट्स टू इंश्योर प्रॉपर टेस्टिंग ऑफ द रिक्रूटेड कैंडिडेट्स। After this, the candidates will be judged on the basis of in-depth formal conversation. ये भी हमने पहले ही पढ़ा एक केस बेस्ड क्वेश्चन में, in-depth formal conversation। अब देखो लिखा था क्वेश्चन में which stage in the selection process is highlighted after the written test, यानी कि ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ है उसके बाद कौन सा स्टेज डिस्कस किया है। तो इन डेप्थ का फॉर्मल कन्वर्सेशन होता क्या है, हमें पता है, ये एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, है ना, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद after the selection the candidates are placed and trained. Employees have to be trained on the equipment they will be using, but this training will take place away from the workplace. अब ये भी आपको पता है कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उन इक्विपमेंट्स पे, बट जो ट्रेनिंग है वो एक्चुअल प्लेस से अलग किसी दूसरी प्लेस पे किया जाएगा। तो आपको पता है ये कौन सी टाइप की ट्रेनिंग है। सबसे पहले ये बात कर रहे हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, और ऑफ द जॉब में भी आपको पता है वेस्टिब्यूल की बात कर रहे हैं, है ना, कि जब आपको इक्विपमेंट्स पे काम करना होता है बट एक्चुअल प्लेस पे नहीं, एक डमी मॉडल क्रिएट किया जाता है और वहां पे काम सिखाया जाता है, वो होती है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डन। तो हमने कैसे किया, एक एक क्वेश्चन भी रीड किया, केस भी सॉल्व हो गया, इजी है बहुत, ठीक है, पढ़ा होगा अच्छे से तो हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में है नेम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय सेनर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ओके, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स बताना है एंड स्टेट वन मेरिट ऑफ ईच, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आशीष द मार्केटिंग हेड, Raman the assistant manager, and Jyoti the human resource manager of Sener Enterprises Limited decided to leave the company। तो 3 लोगों के नाम दिए हैं, उनकी डेजिग्नेशन बताई है और कंपनी का नाम बताया कि ये तीनों ही जो कंपनी है वो छोड़ के जा रहे हैं। ओके, देन the chief executive officer of the company called Jyoti the human resource manager and requested her to fill up the vacancies before leaving the organization। ठीक है, तो सीईओ ने ज्योति को बुलाया कि आप वैकेंसीज को फिलअप करके जाओ बिफोर लिविंग दी ऑर्गेनाइजेशन, इन्फॉर्मिंग दैट हर सबॉर्डिनेट मिस अलका पंडित, तो ज्योति की एक सबॉर्डिनेट है मिस अलका पंडित, was very competent and trustworthy. Jyoti suggested that if she could be moved up in the hierarchy, she would do the needful। तो ज्योति ने क्या सजेशन दिया कि जो मिस अलका पंडित हैं, अगर आप उन्हें हिरार्की में ही ऊपर मूव अप कर दोगे, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ बेटर परफॉर्म हो पाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हिरार्की में मूव्ड अप, ये जो लाइन है ये आपको हिंट दे रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अग्रीड फॉर द सेम, ठीक है। सबसे पहले आपको देखो इसमें लिखा था स्टेटेड वैकेंसीज, तो 3 जॉब पोजीशंस के लिए वैकेंसीज हैं, एक मार्केटिंग हेड, दूसरा है असिस्टेंट मैनेजर और तीसरा है हमारे पास एचआर मैनेजर, ठीक है। ज्योति एचआर मैनेजर थी, तो उन्होंने आइडिया क्या दिया कि अलका पंडित को ही आप ऊपर शिफ्ट कर दो। ऊपर शिफ्ट करने का मतलब क्या बात हो रही है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रमोशन की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रमोशन की, है ना, प्रमोशन, मूव्ड अप इन द हियरार्की, ठीक है। और प्रमोशन इट्स अ टाइप ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है, तो हमें ये भी बताना था कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ठीक है। ओके, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में हमने एचआर मैनेजर की पोस्ट जो जॉब वैकेंसी है उसे कवर करने के लिए प्रमोशन किया है। ओके, देन
Miss Alka Pandit contacted Keith recruiters who advertised for the post of marketing head for Sener Enterprises Limited. अब मार्केटिंग हेड की जो जॉब वैकेंसी है उसे फिल करने के लिए मिस अलका पंडित ने किसे कांटेक्ट किया? कीथ रिक्रूटर्स को, जो कि एक कंपनी, ठीक है, जिन्होंने इस सेनर एंटरप्राइजेस लिमिटेड में जो वैकेंसी है उसके लिए एडवर्टीजमेंट पास किया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बात कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए प्लेसमेंट एजेंसी की, है ना। कीथ रिक्रूटर्स एक प्राइवेट कंपनी है जो आपको हेल्प करेगा एडवर्टीजमेंट्स करने में, सो दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो मार्केटिंग हेड के लिए वैकेंसी है वो फिल हो सके। तो ये है प्लेसमेंट एजेंसी, ओके। इसके बाद दे वर एबल टू रिक्रूट अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द कंपनी, ठीक है। रमन्स वैकेंसी वाज फिल्ड, रमन्स वैकेंसी यानी कि हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर की, was filled by screening the database of unsolicited applications. Unsolicited आपको पता है कौन सा है ये? Casual callers, ये तो कीवर्ड है, ठीक है। तो अगर हम देखें प्लेसमेंट एजेंसी इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो हमने कैजुअल कॉलर्स यूज किया है ये भी एक्सटर्नल का पार्ट है, और प्रमोशन इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, बट इसे अच्छे से लिख के आना, ओके, सही। चलो, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। उसके बाद सेकेंड पार्ट है ऑल्सो स्टेट एनी वन मेरिट ऑफ ईच ऑफ द अबव आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल का एक एक मेरिट बताना है। तो देखो, एक्सटर्नल का अगर मेरिट लिखें तो आपको बुक्स में मिल जाएंगे कि वाइडर चॉइस, फ्रेश टैलेंट ना, वेल क्वालिफाइड पर्सनल। उसके बाद अगर हम देखें इंटरनल में तो बहुत इजी प्रोसेस है, कॉस्ट भी कम आता है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो सब किस में लिख सकते हो आप? इंटरनल में, ठीक है। मेरिट लिखना है, बहुत इजीली हो जाएगा, ओके, डन। चलो, क्वेश्चन 6 भी हमने कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, in a shoe manufacturing company a group of new recruits are being trained. They are put under the guidance of a master worker, Mr. Arun. मास्टर वर्कर के अंडर गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड की जाती है जितने भी न्यू रिक्रूट्स हैं, न्यू कैंडिडेट्स हैं। Mr. Arun is guiding them to acquire a higher level of skills. The training program for the workers is supposed to last for around 4 months. Identify the training method discussed in the above para. आपको ट्रेनिंग मेथड बताना है कि कौन सा हमने इसमें डिस्कस किया है। तो देखें, अगर तो जितने भी न्यू रिक्रूट्स हैं आप उन्हें मिस्टर अरुण के अंडर, जो वो मास्टर वर्कर है, उनके गाइडेंस के अंडर काम करने के लिए भेजते हो। तो मास्टर वर्कर की बात हो रही है, सबसे पहले कौन सा टाइप ऑफ ट्रेनिंग है ये है अप्रेंटिसशिप, ठीक है, मास्टर वर्कर, ओके। मास्टर वर्कर इज द कीवर्ड हियर, ओके। और ये कौन सी टाइप की ट्रेनिंग है आपको पता है? ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ओके। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, हमने कर लिया, ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 8, प्रशांत, the director of a company, is planning to manufacture rugs for utilizing waste materials from one of his garment factories. Okay, he decided that this manufacturing unit will be set up in a rural area so that people of that area will have more job opportunities. तो ये जो manufacturing unit है ये किसी village side rural area में setup किया जाएगा, ठीक है। For this he wanted 4 different heads for sales, accounts, purchase and production department. तो उसे 4 लोगों की requirement है। He decided that one of them will be a differently able person, another from a minority community, and one from disadvantaged section of society. He gave an advertisement in the newspaper for the above vacancies. तो उसने advertisement दे दिया है न्यूज़पेपर में, और advertisement देना it's a part of external recruitment. तो हमने recruitment की बात करी है इस केस में, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, identify and state the next 3 steps Prashant has to follow in the staffing process after advertising for the above vacancies. आपको आगे के 3 स्टेप्स बताने हैं। तो एडवर्टाइजिंग की है तो वो तो रिक्रूटमेंट का पार्ट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट 3 स्टेप्स कौन से? स्टाफिंग प्रोसेस में तो आपको पता है सबसे पहले आएगा हमारे पास रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन, सेकंड आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, और थर्ड है आपके पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, सही है। ये क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा अगर आपको स्टाफिंग प्रोसेस याद है,
अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर बी, आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज दैट प्रशांत वांट्स टू कम्युनिकेट बाय सेटिंग अप दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो देखो भाई, रूरल एरिया में वो सेट कर रहे हैं इंडस्ट्री, सॉरी यूनिट, तो वहां से कहना कि रूरल डेवलपमेंट होगी, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है सभी को, अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी। तो ये सब आप लिख सकते हो, इसमें कोई भी दो वैल्यूज लिखनी है जो कि आप अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से लिखोगे, ठीक है। बट ये क्वेश्चन सॉल्व कब होगा, जब आपको प्रोसेस याद है तभी तो होगा। अभी तक आपने देखा जो मेन क्वेश्चन आए हैं, स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग, है ना, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, Race Tech Limited is one of the top IT companies in India. The company does mass recruitment each year from different colleges. Recruitment कैसे हो रहा है? Different colleges offering fresher level job to the final year students. तो कॉलेज में जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उन्हें जॉब ऑफर किया जा रहा है. This helps in recruiting the brightest and best available talent in the educational institutions. Okay. Question number 1, identify the source of external recruitment adopted by the company. आपको बता दिया कि external recruitment में कौन सी सोर्स की बात हो रही है. तो भाई फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइड किया जा रहा है आईटी कंपनीज के थ्रू. तो ये हो रही है बात हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट की, ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट. अब ये कैंपस रिक्रूटमेंट होता क्या है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा, नहीं पता तो भाई वीडियो देखो, रिवाइज करो, ठीक है. चलो आगे, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. आपको 3 मेरिट्स बताने, तो एक आप लिख सकते हो वाइडर चॉइस, सेकंड लिख सकते हैं हम लोग फ्रेश टैलेंट, क्वालिफाइड पर्सनल, और हम लिख सकते हैं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ठीक है. इस तरह के जो भी पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हो, कोई भी 3 एडवांटेजेस हमें लिखनी है, ठीक है. बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, अनुष्का इज डूइंग अ कोर्स. पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं नीचे, चलो. नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ट्रेनिंग व्हिच अनुष्का हैज बीन आस्क्ड टू अंडरटेक. आपको ट्रेनिंग का टाइप बताना है, ठीक है. देखो, अनुष्का इज डूइंग अ कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट. तो एक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है अनुष्का. एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, as a part of the course, she has been asked to take on the job training in an export house. On the job training की बात हो रही है. For a fortnight in order to gain an insight about various practical aspects related to designing. तो वो डिजाइनिंग का कोर्स तो कर रही है, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में सीखने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए उसे एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए बोला गया है. ओके. Anushka, through the references from her senior, joins an export house owned by an upcoming designer, Nandita. अब आपको बताना है, नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ट्रेनिंग व्हिच अनुष्का हैज बीन आस्क्ड टू अंडरटेक. सबसे पहली बात आपको बता दिया गया है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है. दूसरी चीज अगर आप कीवर्ड देखें तो यहाँ पे है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. इसका आंसर होगा इंटर्नशिप, ठीक है. इंटर्नशिप में आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए कहीं पे जॉब करते हो, ठीक है. इंटर्नशिप है, ओके. सेकंड बी पार्ट का आंसर, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी वन मेथड फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के लिए क्योंकि आपको एक मेथड बताना है, तो एक मेथड आपको पता है कौन सा है, वो है आपके पास वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है क्या, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता तो भाई वीडियो देखो, पढ़ो, ठीक है. बहुत बार बताया ऑलरेडी. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होता क्या है, उसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है डन. और इसी के साथ हमारे जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं स्टाफिंग चैप्टर से, वो हमने कंप्लीट करे. 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें से एक डायरेक्टिंग चैप्टर का क्वेश्चन गलती से मैंने इसमें पोस्ट कर दिया था, बट कोई बात नहीं, वो भी हमने कर लिया. बट इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपने नोटिस किया हो तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी रीड करी होगी और जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा वो बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. मेजर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे स्टाफिंग के प्रोसेस से, सिलेक्शन प्रोसेस,
उसके बाद एक्सटर्नल रिक्रूट नहीं होगा तो फालतू में नंबर कट जाएंगे, तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ये क्वेश्चन हमने कर लिए, स्टाफिंग चैप्टर हमारा डन है। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर करते हैं और उसके भी केस बेस्ड क्वेश्चन हम लोग इसी तरह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए, समझ में आए किस तरह केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंड कहीं ना कहीं आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को, और कमेंट्स में बताओ कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या कुछ और अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वही बताओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।